कि मुझे लगता था जो लोग भी मर जाते हैं वो एक बड़ा सा खाली जगह है, उसमें जाके मिल जाते हैं, जैसे कोई बूंद समंदर में मिल गया। अब बड़ा दुख होता है ऐसा कि जिसको मैं प्यार करता था वो तो एक बड़े से समंदर में जाकर गायब हो गया, तो मेरा कहाँ रह गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात समझाना चाहता हूँ आपको। आप समझे नहीं समझे ये आपकी मर्ज़ी है, हो सकता है आपका ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग हो इस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी मुझे सुन लीजिए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डेथ हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना भोजन। लाइफ को खूबसूरत रहने के लिए डेथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज एक लेडी ने फ़ोन किया था, उनके हस्बैंड की डेथ हुई 8 दिन पहले। अब पता नहीं कैसे डेथ हुई, उन्होंने सुसाइड किया या एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन की पटरी पर गिर गए कि डेथ हो गई। तो बहुत दुखी थी, उसके मन में सुसाइड के थॉट्स आ रहे थे। जब डेथ हो जाती है उसके बाद वो बंदा जिसकी डेथ हुई है वो मरता नहीं है, वो केवल अपना शरीर छोड़ करके एक दूसरा रूप लेता है। ये बात हमारे मन को, कॉन्शियस माइंड को, जिसमें ढेर सारे विचार चलते हैं, जो भावों से, इमोशन से बना है, उसको नहीं पता चलता। ये एक ऐसा सच है जो केवल शांत मन देख सकता है, परसीव कर सकता है। बहुत शांत मन, जैसे रमण महर्षि हैं या कृष्णमूर्ति हैं, ऐसे लोग। और जब वो लोग इसको देखते हैं तब लाउडली बताते हैं, भगवद गीता के रूप में, स्क्रिप्चर्स के रूप में लोग उसको मेंशन करते हैं कि कोई नहीं मरता। और वो लोग दुखी होना भी छोड़ देते हैं। और फिर वो हम सबको ये कहते हैं कि हमारा लाइफ एक जर्नी है, एक यात्रा है, वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ पर डेथ और लाइफ ये दोनों एक्सपीरियंसेस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए, जैसे दिन भर काम करने के लिए जगना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद अगले दिन काम करने के लिए सोना ज़रूरी है। कुछ खाना खा लो, मुझे तो खाने से बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद मुझे ऐसा लगता है पेट में कोई चीज़ ठूंस दी गई है। खाली यहाँ अच्छा लगता है, ज़ुबान पे अच्छा लगता है, गले तक। जैसे ही पेट के अंदर गया, उसका स्वाद ख़त्म हुआ, तब लगता है ऐसे पेट के अंदर पत्थर बांध दिया है किसी ने। मुझे लिटरली ऐसे लगता है। और ये पत्थर ऐसा है, मतलब खाना जब पेट में पहुंचता है तो ऐसा लगता है ऐसे कि ब्रेन के साथ, माइंड के साथ भी पत्थर बांध दिया है। नींद आती है तुरंत। मैं कल ट्रैवल करके आ रहा था, मुझे किसी से बात करनी थी रास्ते में, खाना खा लिया 2 रोटी, दिमाग डिम हो गया, सुन नहीं पा रहा था मैं। मुझे सुनना था, लेकिन वो भी ज़रूरी है। खाना खाना ज़रूरी है, नींद आए तो सोना ज़रूरी है। ऐसे ही डेथ भी ज़रूरी है। और डेथ के बाद कोई मरता नहीं है, कोई विलुप्त नहीं होता। जो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं वो फिर से मिल जाते हैं, प्यार भी करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे के साथ इतने स्ट्रांगली कनेक्टेड हो जाते हैं कि तब उनका ये स्टेज आता है, प्लेसमेंट। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है प्लेसमेंट। जर्नी ऑफ सोल किताब है, को माइकल न्यूटन ने लिखा है। इसमें केस स्टडीज़ हैं
ऑफ लाइफ बिटवीन लाइफ्स, दो ज़िंदगी के बीच का ज़िंदगी, इसमें उन्होंने अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को हिप्नोटाइज़ किया, पास्ट में ले गए और पैदा होने के पहले और पिछले जन्म में होने के पहले के बाद की बीच की जर्नी है। और ये 7th चैप्टर है। पता नहीं आप लोगों को विश्वास होगा कि नहीं, लेकिन जहाँ कहीं पर भी सच्चाई होती है वहाँ पर अगर आप शांति से देखना चाहें तो खट से विश्वास हो जाता है। खाली डाउट तब होता है जब हम अशांत होते हैं। आप किसी के पास जाएं, बैठें, आप अगर परेशान हैं कि आदमी अच्छा है बुरा है, शांत होकर देखिए, शांत हो जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा। बुरा है तो आप अपने आप को बचा लेंगे उससे, अच्छा है तो और अच्छी दोस्ती हो जाएगी आपकी। तो ये बात जो भी डॉक्टर माइकल ने कहा है वो सच है कि झूठ, इसके बारे में अभी मत सोचिए, अभी खाली सुनिए, बस सुनिए। मैं भी इसको ऐसे ही पढ़ रहा हूँ और जब शांति से पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तब ऐसा लगता है जैसे कि जो भगवत गीता बताना चाहती है वही चीज़ ये भी बताना चाहते हैं। एक स्पिरिचुअल बुक है जिसमें मौत के बाद हमारी जो बीइंग है वो किस रूप में रहती है वो बता रहे हैं। कृष्ण भी यही बता रहे थे। एक बड़ा सा विश्व रूप दिखाते हैं कृष्ण, बोलते हैं सब लोग मेरे मुंह में आ रहे हैं, फिर बाहर निकल के जा रहे हैं। तो बड़ा डरावना, बड़ा भयानक लगता है। अरे बाप रे बाप, कृष्ण भगवान के मुंह में लोग जा रहे हैं और फिर निकल के आ रहे हैं। अरे जा रहे हैं लेकिन निकल के भी आ रहे हैं। हमारे लिए तो केवल ये दिन में चलने फिरने वाली, चहचहाने वाली, एक्टिविटी वाली दुनिया अच्छी लगती है, लेकिन ये उसी का पार्ट है जो रात को सोती है, शांत रहती है दुनिया। तो ये एक फिजिकल वर्ल्ड है जो हमेशा एक्टिविटी में रहती है। इसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे स्ट्रीम। एक औरत, एलेनॉड नाम था, एलेनॉडे, वो कृष्णमूर्ति से बोलती मेरा भाई मर गया है 2-3 दिन पहले, कहाँ गया? तो बोलते थे अभी भी कहीं गया वया नहीं है, वो इसी स्ट्रीम में है। स्ट्रीम मतलब ये लाइफ जहाँ कोई रुकावट ही नहीं है, धड़ 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 ऐसे बहुत जोरों से बहने वाली नदी। बल्कि ये स्ट्रीम तो वैसी है जैसी रोड पर ट्रैफिक चलने वाली रोड, ट्रैफिक वाली रोड। हम लोग बम्बई में रहते थे तो एक बहुत बड़े हाईवे पर रहते थे, 4 रास्ता बोलते थे उसको, उसमें 4 हाईवे थे। सुबह 4 बजे भी ठाम 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 ट्रक ट्रेलर चलता था। कोई टाइम ऐसा था ही नहीं कि वो शांत हो। और बीच बीच में कभी कभी ऐसी गाड़ियाँ, उसमें से मछली वाली गाड़ियाँ निकलती थी, खूब बदबू आती थी। कहाँ पर? बड़ाला में रहते थे, मुंबई में। ये दुनिया भी ऐसी स्ट्रीम से बनी हुई है जहाँ पर ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन इसका ही एक बहुत खूबसूरत शांत पार्ट है डेथ। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो भी मर रहा है आपके जान पहचान में, उसको प्लीज़ आराम से सोने दीजिए। क्योंकि वो बेचारी लेडी मुझसे पूछ रही थी कि मैं कनेक्ट कर सकती हूँ उनसे, बात कर सकती हूँ एक बार कि क्यों मर के गए, क्यों मुझे छोड़ दिया, मेरी क्या गलती है। तो ये तो ऐसा है कोई आदमी बहुत बीमार है, सो रहा है, आप उसको जगा के पूछ रहे हैं क्यों सो रहे हो भाई। जो आदमी शरीर छोड़ चुका है वो एक अच्छी सी नींद ले रहा है, कुछ साल, 10, 15, 20, 50 साल ले लेगा नींद और फिर आ जाएगा आपके पास। आप उसके लिए तैयार करिए अपने आप को, मतलब स्पिरिचुअली इवॉल्व होइए। तो डॉक्टर माइकल का नेक्स्ट केस है, केस 16 अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ कमेंट्री बताते हैं। वो हम जब डेथ के बाद के बारे में सोचते हैं कि मर गए फिर गए, तो जब हम सोचते हैं तो हमें सच्चाई नहीं पता होती। हमारा सिस्टम 1 माइंड जो बहुत इमेजिन करता है वो काम करता है। और क्या बोलते थे निसर्ग दत्त महाराज, जो इमेजिनेशंस हैं वो झूठ है। तो जो कुछ भी हम इमेजिन कर रहे हैं कि मरने के बाद कोई आदमी का ऐसा ऐसा होता है, वो सब क्या है? झूठ है।
ऑथर कह रहे हैं, पहले मुझे लगता था जो लोग भी मर जाते हैं वो एक बड़ा सा खाली जगह है, उसमें जाके मिल जाते हैं, जैसे कोई बूंद समंदर में मिल गया। अब बड़ा दुख होता है ऐसा कि जिसको मैं प्यार करता था वो तो एक बड़े से समंदर में जाकर गायब हो गया, तो मेरा कहाँ रह गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। Many of my subjects believe this too before their session begin। कहते हैं मेरे बहुत से जो कस्टमर्स क्लाइंट्स हैं, वो जब उनका सेशन होता था पिछले ज़िंदगी में जाने से पहले, उनको भी ये लगता था हम जब मरते हैं तो हमारी आत्मा निकलती है और एक बड़े से आत्मा के पूल में गायब हो जाती है। लेकिन जब ये लोग झकते हैं हिप्नोटाइज होने के बाद, जब वापस आते हैं बोलते हैं अरे बाप रे बाप, वहाँ ऐसा नहीं होता कि गए और कहीं गायब हो गए पानी में, समंदर में। वहाँ तो हर बंदे के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस है। यहाँ तो आपको अपना घर बनाना पड़ेगा। छोटे बच्चे को तो मजबूरी में अपने माँ बाप के साथ रहना पड़ता है। जवान की और मजबूरी है बेचारे को। छोटे को तो कुछ फ़ायदा भी है, सिक्योरिटी मिलती है। जवानों को तो पूरी ही मजबूरी है, ना अपनी मर्जी से घूम सकते हैं, ना किसी को अपने घर पे ला सकते हैं। वहाँ ऐसा कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पर हर बंदे के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, आपका अपना एक घर है, एक जगह है। और इसके अलावा ऑथर कहते हैं जब मैं शुरू में लोगों से हिप्नोटाइज करता था, ले जाता था, मुझे बिल्कुल नहीं एहसास था कि वहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड सोल सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं। यहाँ पर अगर कोई बीमार हुआ तो डॉक्टर्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, कहीं पर कोई गुंडागर्दी करता है तो पुलिस है, कोर्ट है, वहाँ पर भी ऑर्गेनाइज्ड सोल सपोर्ट ग्रुप्स हैं। मरने के बाद जब जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं मुझे लगता था कि जब सोल्स मर जाती हैं ऐसे तैरती रहती हैं, भटकती हुई आत्माएं। हाँ ठीक है, कुछ लोग धरती पे भटक रही हैं भूत प्रेत बन के, और जो लोग अच्छे लोग हैं ऊपर भटक रहे हैं। ऐसा मुझे लगता था, लेकिन ऐसा होता नहीं। ग्रुप प्लेसमेंट इज डिटरमाइंड बाय सोल लेवल। हर एक बंदे का सोल का एक लेवल होता है, उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से। मैं बताता हूँ, जब वैभव यहाँ आए थे शुरू में, तो ये खुद ही बताते हैं कि मेरे दिल में बहुत से ऐब थे, कमियाँ थी। जैसे उसमें से एक था कि कभी कभी दोस्तों के साथ जाते थे तो सिगरेट या हुक्का पी लेते थे। एक बार तो बेचारा इंस्टाग्राम पे लाइव हुक्का पी रहा था और मैंने रिकॉर्ड कर लिया और बहुत डांट खिलवाई थी इसको पापा जी से। लेकिन जब यहाँ आया, इसके अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन आया, इसको रियलाइज़ हुआ, मैंने नहीं बताया, इसको एहसास हुआ कि ये गलत चीज़ थी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। इसको ये लगने लगा कि अगर मैं फिर से कहीं अकेले रहने चला गया, लखनऊ चला गया या बैंगलोर चला गया, तो हो सकता है वो कमियां, वो ऐब फिर से डेवलप हो जाए। तो ये गया नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिगरेट पीने के लिए इसके पास ऑप्शंस नहीं है। आज भी चाहे तो चुपके से जाकर के पी सकता है, कोई भी पी सकता है। लेकिन उसको पता है कि वो एक खास साइकोलॉजिकल स्टेट की वजह से वो पीता था। एक तरह का रिवोल्ट था, घर वाले परेशान करें तो मैं घर वालों के अगेंस्ट में कुछ करूंगा। लेकिन बड़ी कमाल की चीज़ है ये। ऐसा है जैसे कि कोई आदमी कहे कि मुझे कोई मारने वाला है, चलो मुझे जेल में डाल दो। जेल में डालने से पता क्या होगा? पुलिस की सिक्योरिटी मिलेगी आपको। अगर आपको सबसे अच्छी सिक्योरिटी चाहिए तो क्या करेंगे आप? जाके पुलिस स्टेशन अपने आप को जेल में डलवा दो, लॉकअप में। जो भी मारने आएगा बाहर एसआई और हवलदार सब खड़े हैं पुलिस लेकर के, गन लेकर। ठीक है, ऐसा है कि ये अपने आप को जानबूझ के घर के जेल में बांध कर रखा है। क्यों? बिकॉज मुझे सिगरेट पीने की आदत नहीं डेवलप करनी है। ये एक सोल की मैच्योरिटी है। उसको पता है कि ये मेरी फ्रीडम में ये हरकत डेवलप हो सकती है। और उसी से कम मैच्योर जो सोल्स होते हैं उनको दिखता ही नहीं है। उनको लगता है चलो बाद में देखा जाएगा जो होगा। बल्कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये डिज़ायर होगी कि देखिए तो सही क्या होता है ग्रुप्स में। जब 2-4-10 लोग इकट्ठे होते हैं
तो करते क्या हैं? मज़ा आता होगा। होली के दिन क्या होता है? लोग शराब पीते हैं, भांग पीते हैं। दो तरह के, अभी फ़िलहाल मोटे मोटे में देखिए, दो तरह के सोल्स। एक वो जो खतरों को पहले से एहसास ही नहीं कर पाते और जब वहाँ फंस जाते हैं तब हेल्प मांगते हैं, और दूसरे वो जो रियलाइज़ करते हैं अगर खतरा किसी के साथ है तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं ग्रुप प्लेसमेंट इज डिटरमाइंड बाय सोल लेवल्स। आपको मरने के बाद एक ग्रुप में डाला जाएगा, और वो ग्रुप कैसे डिसाइड किया जाएगा? सोल के लेवल के हिसाब से, आपकी मैच्योरिटी कितनी है। जब आप मर जाते हैं, ऑथर कहते हैं आपकी यात्रा जब तक आप दोबारा पैदा होंगे उसके पहले आपको एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा। वो आप गए, पहले आपने लाइट देखा, फिर मास्टर के पास गए, फिर वहाँ पर आपकी हीलिंग हुई, है ना, हीलिंग होती है ना। उसके बाद आपको भेजा जाता है डीबार्केशन में, मतलब जो आपका ग्रुप है, आपकी अपनी कॉलोनी है, वहाँ पर आपको पहुँचा दिया जाता है। ऐसा फीलिंग मुझे आया था जब मैं और मेरा छोटा भाई दोनों एनटीपीसी पहुँचे थे। बड़ी मज़ेदार फीलिंग थी। दो भाई, आवारा भाई, मौज मस्ती करने वाले। घर पे रहते थे तो कुछ कर नहीं पाते थे मौज मस्ती, मम्मी पापा का कंट्रोल। फिर बब्बू की, छोटे भाई की नौकरी लग गई एनटीपीसी में, तो दिन भर वो बेचारा नौकरी करे और शाम को हमारा अपना घर एनटीपीसी पावर प्लांट में अपना घर। जो मर्जी आए टीवी देखो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, जो बनाना है वो बना के खाना खाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, अपना घर, अपनी कॉलोनी में। ऐसी फीलिंग कह रहे हैं जब आदमी मर जाता है तो उसको उसकी कॉलोनी में पहुंच जाए तब। ऐसा कभी कभी होता है बहुत यंग सोल्स के बाद, या हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कुछ सोल्स को अलग रखा जाता है, कॉलोनी में नहीं भेजा जाता। बताइए क्यों? हमने पढ़ा है क्योंकि वो लोग सुसाइड कर चुके हैं, उनसे कोई बड़ी गलती हुई है, किसी ने सुसाइड किया है, किसी ने मर्डर किया है, तो बहुत कम मैच्योर हैं वो, उनको स्पेशल क्लास की ज़रूरत है। स्कूल में जो बच्चे फेलियर होते हैं, क्या किया जाता है? उनको बिठा के पढ़ाया जाता है, तो उनको अलग से पढ़ाया जाता है। अभी मैं रिसेंटली गया था डॉक्टर सिद्धांत के घर पे, वहाँ मेरी मुलाकात हुई आदित्य से, पूनम से, डॉक्टर राजेंद्र उनके पापा से, कुछ लोगों से और मुलाकात हुई मेरी। लेकिन मुझे पहली बार बहुत सालों के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैं अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत अच्छे लोगों से। कैसा लग रहा था? अच्छे मतलब मुझे कुछ पोज नहीं करना पड़ रहा था, मुझे कुछ एक्टिंग नहीं करना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने घर में अपने लोगों के साथ हूँ। कह रहे हैं मरने के बाद जो लोग ग्रुप्स में पहुँचते हैं, दीज क्लस्टर ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स होते हैं, दे आर इंटीमेट ओल्ड फ्रेंड्स। जब मैं डॉक्टर एमपी से मिला था मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि मुझे कुछ पोज नहीं करना पड़ रहा है, तो वो तो मेरी वाइफ हैं और मेरे पिछले जन्म की दोस्त हैं। ठीक ऐसे ही फीलिंग मुझे आई जब हम सिद्धांत से मिले तब भी, और अब आते समय जब मुझे छोड़ने आए थे आदित्य और पूनम, तो जब मैं गया था तब तो बोल रहे थे कि हम आपको रिसीव करने आए हैं, डॉक्टर सिद्धांत के फ्रेंड को रिसीव करने आए हैं। जाते समय मैं बोला आप खबरदार, जो मुझे बोला डॉक्टर सिद्धांत का फ्रेंड, अब मैं कौन हूँ? अब मैं आपका फ्रेंड हूँ। अच्छा लग रहा था, बल्कि मैंने आज फ़ोटो शेयर किया है। वो एयरपोर्ट के जितना नज़दीक आ सकते थे उतना नज़दीक आए, और हम जब तक अंदर नहीं चले गए तब तक खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हम अंदर चले गए हैं, अब हम उनको देख पा रहे हैं, वो नहीं देख पा रहे हमको, फिर भी खड़े हैं। हाँ, फिर जब हमारा चेक इन वगैरह हो गया उसके बाद फिर पीछे मुड़ के जा रहे हैं, और बता रहे थे जब घर पहुँचे, हम अजनबी हैं उनके घर में, आज पहली बार पहुँचे थे, पहली बार मिले। बोले थे जब घर पहुँचे ऐसा लग रहा है हमारा घर खाली हो गया एकदम। वो ऐसा इसलिए है बिकॉज वी आर इंटीमेट ओल्ड फ्रेंड्स, हमारा पिछले जन्मों का रिलेशनशिप है। जहां कहीं पर भी आपको ऐसा लगे ना यार
इसके साथ कितने आराम से बातचीत हो रही है, तो जान जाइए क्या हैं आप, इंटीमेट ओल्ड फ्रेंड्स। उनके लिए आप अपने माँ बाप से भी दुश्मनी ले लेंगे, क्योंकि माँ बाप तो बेचारे इस जन्म में मिले हैं, वो तो हमारे पुराने जन्मों के दोस्त हैं। तो ऐसा हो सकता है ना कि सिद्धांत में ये लोग इंटीमेट ओल्ड फ्रेंड होंगे? कौन कौन? हाँ, ये सब लोग, पूरा परिवार। ये हो सकता है कि सिद्धांत, मैं, आदित्य, पूनम, डॉक्टर राजेंद्र और डॉक्टर हेमा, हम सब ओल्ड फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये हो सकता है कि उसमें आपस में कोई न्यू फ्रेंड हो जिनके बीच में बहुत नहीं बनती। ये बड़ा ट्रिकी है। जिनके साथ आप सबसे इंटीमेट फील करते हैं वो उनके साथ अपने सबसे ज़्यादा लाइफ बिताए हैं आपने, और वो जो लाइफ बिताए हैं उसका क्या मतलब है, दे हैव अबाउट द सेम अवेयरनेस लेवल। उनका तकरीबन सेम अवेयरनेस लेवल है। ये अवेयरनेस लेवल सेम क्या है, इसका क्या मतलब है? अवेयरनेस सेम लेवल है। मैं जब वापस आ रहा था तो सिद्धांत नहीं, आदित्य ने मुझे बताया, एक बच्चे के बारे में बताया कि मेरा बड़ा मन था कि उस बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, नहीं कर पाया किसी वजह से। फिर मैंने बोलते, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी लाइफ में एक बच्चा तो अडॉप्ट करूंगा ही। तो मैं इस आइडिया पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि हम भविष्य के बारे में सोचते हैं बड़े प्लान बना करके कि हम ये तो करेंगे ही। जैसे मैंने और रिम्पी ने डिसाइड किया था कि बस हमको एक बच्चा हो जाएगा, बहुत हो गया। और फिर क्या हुआ, 2 बच्चे और आ गए। 2 बच्चे और आ गए। तो मैं सोच रहा था ये चीज़, मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, अच्छा आदित्य एक बात बताओ यार, अगर बच्चे अडॉप्ट करने का जो प्लान है तुम्हारा, कितनी उम्र तक के बच्चे अडॉप्ट करोगे? तो मेरी ये बात पीछे पूनम बैठी थी गाड़ी में, समझ गई, मुस्कुराने लगी। तो आदित्य सोचने लगा इस चीज़ के बारे में, कितनी उम्र तक भाई अडॉप्ट करने के लिए छोटे बच्चे चाहिए होते हैं ना, 1 साल 2 साल 3 साल का। तो बोलता है 5-10, मैंने कहा 40 ईयर्स के ऊपर के बच्चों को अडॉप्ट कर लेंगे आप, 40 साल की उम्र के बच्चों को। तो वो सोचने लगा 40 साल की उम्र के बच्चों को अडॉप्ट करना है, उनकी खुद की उम्र 30 साल और 40 साल की उम्र के बच्चों को अडॉप्ट करेंगे। तो सोच रहा था बेचारा वो। तो पीछे से उसकी वाइफ पूनम बोलती है, अरे पागल, सर अपने बारे में बोल रहे हैं कि क्या तू इनको अडॉप्ट करेगा? नहीं समझे? मैं उनसे कह रहा था आप मुझे अडॉप्ट कर लो। तो पीछे बेचारी वो बैठी हुई थी पूनम, बोलती हाँ, ऐसा बच्चा तो हम अडॉप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी शादी भी हो गई है, उसको भी, तो आपकी वाइफ को भी अडॉप्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। बोलती ठीक है बेटा। तभी उसको आज मम्मी बोला था फ़ोन पे। और फिर बड़ी मम्मी को बोलती है, अब तो मेरी बहू है बेटा, तो मेरी बात मानेगी, मैं तेरी सास हूँ। ऐसे करके हम सब हंस रहे थे। जिनके साथ आपका अवेयरनेस लेवल मैच होता है उसमें थॉट्स तकरीबन इंट्यूटिव होते हैं। जो मुझे लग रहा है सही, वही आपको भी शायद सही लगेगा, क्योंकि आप उसी एंगल से देख रहे हैं। जिस चीज़ में मुझे अच्छा लग रहा है तकरीबन उसी चीज़ में आपको अच्छा लगेगा। फीलिंग्स भी मैच करते हैं। ये है अवेयरनेस का लेवल सिमिलर होना। ऐसा लगता है जैसे कि बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिना कहे ही बातें समझ में आ रही हैं। अब सुनिए, ऑथर कह रहे हैं जब मरने के बाद लोग कहते हैं कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स में, मतलब वहाँ हिप्नोटाइज करके जब वापस आते हैं तो बताते हैं वहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो ठीक ऐसे ग्रुप्स में रहते हैं जिनके साथ स्मॉल डायरेक्ट फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स होता है, तकरीबन रोज़ कॉन्टैक्ट होता है। फिजिकल वर्ल्ड में उसका कोई पैरेलल है? फिजिकल वर्ल्ड में कोई ऐसा छोटा ग्रुप जहाँ पर आपका तकरीबन रोज़ बार बार कॉन्टैक्ट होता है, जहाँ पर हाँ नहीं ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं। पेरेंट्स, फैमिलीज नहीं चाहेंगे तब भी आपको बात तो करना ही पड़ेगा। बीमार होंगे तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बोझ हैं, आप जाके हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो जैसे यहाँ पर फैमिलीज हैं, ऐसे ही वहाँ पर छोटे छोटे क्लस्टर्स होते हैं। जो पीयर मेंबर्स हैं, जो लोग साथ में रहते हैं उस ग्रुप में, हैव सेंसिटिविटी टू ईच अदर, वो एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यहाँ क्या होता है, एक पैकेट चिप्स लाया हूँ मैं, देखना मत मेरे चिप्स के अंदर में। वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ होता भाई
तू चिप्स खा ले, मैं पानी पी के सो जाऊँगा। इसलिए जो डिवाइन फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो लोग एनलाइटेंड लोग होते हैं, वो ये समझा समझा के थक जाते हैं कि उस दुनिया में खाली प्यार ही है। वो जिसको प्यार कहते हैं वो क्या है? सेंसिटिविटी। उसको फील करते हैं, जो एक माँ बच्चे के लिए फील करती है, वहाँ पर हर बंदा उस ग्रुप के लिए फील करती है। तो ये तो हो गया छोटा छोटा ग्रुप्स। और इसके बाद होता है सेकेंडरी ग्रुप्स ऑफ सोल। जैसे यहाँ पर हमारी एक फैमिली है, पड़ोस में किसी और की फैमिली है। हो सकता है वो हमको पसंद न करें, हम उनको पसंद न करें, हो सकता है। बहुत बार हो सकता है कि हम पसंद करें। अब हमारी फैमिली है, वहाँ सिद्धांत की फैमिली है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप ना भी पसंद करें, तब भी आप एक दूसरे को सपोर्ट ग्रुप होते हैं। कैसे? स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, सपोर्ट ग्रुप्स। तो सेकेंडरी ग्रुप्स ऑफ सोल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स। तो जहाँ मरने के बाद जाते हैं वहाँ पर सब कुछ यहाँ से कहीं ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। वहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, और एक सेकेंडरी ग्रुप होता है जो कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप की तरह होता है, जहाँ पर आपको वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप उनके साथ बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते। आप रोज़ हॉस्पिटल नहीं जाते। जब आप बीमार जाते हैं तो आप बोलते हैं मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज करो, वो बड़ी प्यार से आपको इलाज कर देते हैं। पैसा लेते हैं लेकिन प्यार से इलाज कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। और फिर इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स इकट्ठे होकर के एक बड़ा ग्रुप बनता है। जैसे कि किसी तालाब में लिली पैड्स होते हैं, फूल, लिली के फूल के ढेर सारे गुच्छे होते हैं। स्पिरिचुअल पॉन्ड्स अपीयर टू बी एंडलेस, और ये एक आध नहीं होते। अक्सर बहुत बार ये चीज़ पूछा जा चुका है कि ऐसा क्यों है कि धरती पे आत्माएं, मतलब धरती पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जितने लोग मरे हैं उतने लोग पैदा हों। एक ये पता नहीं कौन से लॉजिक से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज वो मानते हैं कि अगर आज 1 अरब पॉपुलेशन है तो 1 अरब लोग मरेंगे तो 1 अरब लोग ही पैदा हों। सच्चाई ये है कि इस धरती पर, ये धरती ऐसे है जैसे कि एक छोटा सा थिएटर जहाँ लोग पिक्चर देखने जाते हैं। तो थिएटर में तो लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उतने लोग घुस सकते हैं, लेकिन लोग तो लाखों हैं। तो इस समय दुनिया में कितने सोल्स हैं, कितने आत्माएं हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो इस समय अगर धरती पर 8 अरब लोग हैं तो ये कुछ नहीं है, बहुत कम है। 800 अरब भी यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, बशर्ते हमारे इस धरती की कैपेसिटी उतनी हो। से थिएटर की जितनी कैपेसिटी होगी उतने लोग जा सकते हैं। तो कह रहे हैं स्पिरिचुअल पॉन्ड्स अपीयर टू बी एंडलेस। तो इस तरह से छोटे छोटे जो गुच्छे हैं ये स्पिरिचुअल पॉन्ड हैं, और ये लगता है एंडलेस है, इसकी कोई सीमा नहीं है। बोलते मैंने कभी नहीं सुना कि जो सेकेंडरी ग्रुप है उसमें 1000 से कम लोग हों। हमारे हॉस्पिटल में, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भी 1000 लोग शायद हो ना हो, लेकिन यहाँ पर आराम से 1000 लोग होते हैं। यहाँ पर ये मतलब देखिए एकदम वैसा ही लॉजिक है जैसा धरती पर है। छोटे ग्रुप में आप 100 बार बात करेंगे। क्यों बात करेंगे? क्योंकि आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं। अपने कृष्णमूर्ति कहा करते थे, अगर किसी को आपको समझना है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज लेना है, कोई भी चीज़ समझनी है, तो उसके साथ पहले प्यार होना चाहिए। अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं आपको प्यार नहीं करता, तो आपको मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा और आप मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वो छोटा सा ग्रुप बना है जहाँ पर एक दूसरे को बहुत बहुत प्यार करते हैं। और एक सेकेंडरी ग्रुप है जिनके साथ आपकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती। और कहते हैं सेकेंडरी ग्रुप के साथ कोई बड़ी अलग ग्रुप है, उसके साथ में इस ग्रुप के लोग बार बार बात करें, ऐसा नहीं होता। हम लोग जब धरती पे आते हैं तो मुश्किल से एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में, ये चीज़ स्टैटिस्टिकली देखा गया है, एक आदमी पूरी ज़िंदगी में 150 लोगों से ज़्यादा नहीं कांटेक्ट पे रख सकता, मैक्सिमम। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप गिनिए कितने लोग हैं जिनको आप कह सकते हैं मेरे लोग, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको लिस्ट करना हो तो 50 लोगों का नाम भी बड़ा मुश्किल से आ जाएगा। क्योंकि उतने में ही आपका काम हो जाता है जो आपको सीखना है। एक कैनवस है,
जैसे रहने के लिए आपको 1000-2000 स्क्वायर फीट की जगह बहुत है, ऐसे ही आपके लिए परिवार भी बहुत बड़ा नहीं चाहिए। 10-20-50 लोगों का परिवार बहुत है। कोई डेथ नहीं होती, जैसी लाइफ यहाँ है ऐसे ही कंफर्टेबल लाइफ बिना बॉडी के भी होती है। बल्कि उसको बिना बॉडी के नहीं कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए मॉलिक्यूलर बॉडी। वो सूक्ष्म शरीर है जिसको आप जीते हैं वहाँ पर, और फिर इसी बॉडी में दुनिया में आ जाते हैं। और ये ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना ऐसे ऐसे होता है, प्लस ऐसे भी होता है। मतलब आप मर के मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जा रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं। लेकिन ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ भी हो रहा है। ये क्या है मूवमेंट? ये आदमी मरा, गया मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, फिर पैदा हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। तो ऊपर नीचे तो जा रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ भी आ रहा है। ये क्या है? इसके सोल की मैच्योरिटी। हाँ, वो सोल मैच्योर हो रहा है। असतो माँ सद्गमय। कंफ्यूजन से, पेन से, इमेच्योरिटी से उठ करके क्लैरिटी की तरफ जा रहा है, डिस्टर्बेंस से पीस की तरफ जा रहा है। ये मूवमेंट है। लेकिन जो ये मूवमेंट को कॉन्शियसली देख लेता है, उसका ये बहुत कम हो जाता है, उसको बहुत कम बार मरना पड़ता है, तो सीधे निकल जाता है वो। आज इतना ही।